हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। पिछले महीने में लगातार सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो बना रहा हूं और हर एक सेक्टर क्यों हम पकड़ रहे हैं, 2024 में क्यों वो परफॉर्म करेंगे, उसका प्रॉपर रीजन दे रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि वो सेक्टर परफॉर्म करना भी शुरू कर दिए हैं एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा हो। अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, चैनल पर है। और वैसी ही एक बेहतरीन सेक्टर आज फिर हम लेकर आए हैं, जिसके बारे में हमारे YouTube मेंबरशिप वाले बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि इस सेक्टर के बारे में हमने काफी बातें की हैं और वो सेक्टर काफी कुछ चला भी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जब आपको लर्निंग देता हूं तो मेरा फोकस आजकल के लिए नहीं होता है। मेरा फोकस होता है कि कम से कम 2 से 3 साल में वो कैसा परफॉर्म करेंगे जिससे कि आप एक बेहतर रिटर्न खुद का बॉस बनकर कमा सकें। और वहां पर वो वैलिड रीजन देता हूं जिससे सिर्फ अभी नहीं, आगे आने वाले वक्त में भी जब आपको कोई सेक्टर एनालिसिस करनी हो, सेक्टर को चूज करना हो, तो आप कैसे सेक्टर पकड़ सको, उसके स्टॉक को कैसे सोच सको और तब पकड़ के बेहतर पैसा कमा सको, यही मेरी कोशिश है। तो यहां पर सबसे सिंपल की हिंट क्या है कि 2023-24 में गवर्नमेंट जब बजट लेकर आई थी तो काफी बड़ा कैपेक्स अलग अलग सेक्टर के लिए उन्होंने किया और उसके बाद साल के बीच में भी एडिशनल कैपेक्स किया, जैसे रेलवे। और आप देख ही रहे हो कि दम लगा के स्टॉक चाहे डिफेंस के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे पावर सेक्टर के हो, सब अपना धीरे धीरे भयंकर रिटर्न दे रहे हैं, राइट। तो आपने किस शेयर में, मतलब किस सेक्टर के शेयर में सबसे ज्यादा पैसा कमाया है, कमेंट में बताइएगा। वो रेलवे था या डिफेंस था या पावर था, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है और हमारी मेहनत और करने का हमें मोटिवेशन मिलेगा। अब यहां पर जो सबसे बेसिक चीज आती है कि किसी सेक्टर को हम पकड़ते हैं तो पहले ये देखते हैं कि वो सेक्टर का जो ग्रोथ है सिर्फ टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म है। ठीक है, पैसा कैसे बनता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, उसके जो प्रोडक्ट है वो टेम्पररी है या लॉन्ग टर्म है। तीसरा, उस सेक्टर में सरकार का कैसा मोहब्बत है, सरकार का कैसा प्यार है, सरकार कितना मोहब्बत लुटा रही है, तब इस तरीके से वो सेक्टर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ बनता है और तब बेहतरीन रिटर्न देता है। क्योंकि गवर्नमेंट पैसा लगाएगी तो ग्रोथ के लिए लगाएगी, देश के लिए लगाएगी, देश को फायदा होगा, उस चीजों के लिए लगाएगी, राइट है ना। तो अब यहां पर हम जहां पे बात कर रहे हैं एक सेक्टर का, वहां पे ऑलरेडी बजट के साल में कैपेक्स के लिए बातें हुई और दिसंबर में एडिशनल कैपेक्स के लिए भी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से अप्रूवल मांगा है। हम जैन में खड़े हैं, 5 जैन में मांगा है, ध्यान रखिएगा। अब सवाल है एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्यों, राइट। कहां यूज करेगी गवर्नमेंट इस इन्वेस्टमेंट को, क्या अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। और लास्ट में एक बहुत ही गजब की कॉमन सी चीज बताऊंगा जो ओवरऑल सेक्टर को समझने में हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए और प्यार दीजिए। और आपको एक गुड न्यूज दे दूं कि जिस तरीके से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं, अगर आप भी उसी तरीके से स्टॉक सेलेक्ट करके इंट्राडे पोजिशनल स्विंग ट्रेड में पैसा कमाना चाहते हैं तो 10 जनवरी की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे फ्यूचर, ऑप्शन, कैश कहीं भी बिंदास ट्रेड कर सकते हैं। हैंड होल्डिंग मिलेगा, न्यू ईयर महा डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, महा डिस्काउंट, क्योंकि साल में एक बेहतरीन डिस्काउंट आता है। तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और हमारी टीम से बात कीजिए कि किस तरीके से हम हाथ पकड़ के सिखाएंगे, किस तरीके से बेसिक से एडवांस होगी। क्लास हिंदी में होती है, रिवीजन मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, ट्रेडिंग जनरल मिलता है और सिर्फ 10 दिन की क्लास नहीं होती है। 10 दिन के क्लास के बाद जब हम हैंड होल्डिंग देते हैं तो उस हैंड होल्डिंग में भी हर 15 दिन पे रिवीजन, मार्केट सेशन, मार्केट एनालिसिस, बहुत कुछ होता है क्योंकि मार्केट का नजरिया हर वक्त बदलता है और हमारी कोशिश है हर एक चीज दे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पर। तो टोटल कैपेक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने 1.75 लाख करोड़ का अनाउंस किया था इस सेक्टर में। और अभी फाइनेंशियल ईयर के जब एंड है ना, तो एंड होने पे 3 महीने पहले 1.29 लाख करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट मांगा है। तो जहां पे नेट एडिशन 58,378 करोड़ का है और बाकी का 70,968 करोड़ सेविंग और रेसिपेंट का पार्ट है। किस सेक्टर की बात हो रही है, कुछ अनुमान लगा सकते हैं। देश हमारा कृषि प्रधान देश है, वहां पर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो भैया क्या जरूरत पड़ गई सरकार को, तो बजट के दौरान जो पैसा खर्च होना था फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी और
रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम के ऊपर, वो एस्टिमेटेड वैल्यू से ज्यादा हो रहा है अभी, और इस वजह से सरकार ने इस इन्वेस्टमेंट के लिए पार्लियामेंट के सामने क्या की, रिक्वेस्ट की। एडिशनल 58,378 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में मेजर प्लेस ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 13,351 करोड़ फर्टिलाइजर सब्सिडी में यूज होगा और 7,000 करोड़ डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। 9200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए और 14,524 करोड़ मनरेगा के लिए यूज होगा। अब चूंकि हम फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, समझने और देखने की कोशिश करेंगे कि ये पैसा कहां लग रहा है, राइट? कौन सी कंपनी इस सेक्टर में है जो अच्छे लेवल के साथ अच्छे वैल्यूएशन पे, मैं हमेशा कहता हूं दिग्गज इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को देखने की कोशिश कीजिएगा, वो सस्ते और अच्छे शेयर पर ध्यान देते हुए सरकार के फोकस पर नजर डालते हैं। तो इन शॉर्ट कहें तो जो किसान फर्टिलाइजर यूज करते हैं उनको एमआरपी के नीचे के दाम पे मिलता है और बाकी जो अमाउंट मिलता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट पे करती है एज अ सब्सिडी। यही तो सब्सिडी की कहानी है, ताकि फार्मर को हेल्प मिले और वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट जनरेट कर सके। अब इस इन्वेस्टमेंट से ये तो समझ में आ गया होगा कि फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ी है, तभी तो सब्सिडी की जरूरत पड़ी है, वरना जरूरत क्या पड़ती, राइट है ना? सोचा कीजिए, ऐसे नहीं सोचते हैं तभी आप अच्छे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में नहीं डाल पाते हैं। अब बात करते हैं कुछ शेयर की, तो प्लीज ध्यान से समझिएगा। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब किसी भी स्टॉक की बात आती है, ट्रेडर बस ये समझता है कि ये स्टॉक को बाय करने के लिए बोला गया है, तुरंत बाय कर लेता है, ना आगे सोचता है ना पीछे सोचता है, और बाद में जब स्टॉक में गिरावट आती है तो कहते हैं अच्छा ये फलना यूट्यूबर ने बनाया था, उसने फंसा दिया। जबकि हम यहाँ पर एक पूरा नजरिया देने की कोशिश करते हैं जिससे आप जब तक खुद से ना समझ पाओ, क्योंकि जब पोर्टफोलियो बनता है ना तो उसमें भी सारे सेक्टर के शेयर होने चाहिए। एक एग्जांपल के लिए बात करें तो पावर का भी, डिफेंस का भी, रेलवे का भी, फर्टिलाइजर का भी, आईटी का भी, इस तरीके से। और कर्ज लेके तो कभी बनता ही नहीं है, इधर उधर के पैसे कभी पड़ते ही नहीं है, कम से कम 5 साल का विजन होता है। तो वहां पर अगर हम बात करते हैं तो जीएसएफसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात प्रमोट करती है। कंपनी फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, जहां मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू फर्टिलाइजर से है। जी हाँ, 77% का है। और टेक्निकल की बात करें तो बीते साल 133% का रिटर्न दिया है। क्या अभी भी महंगा है? क्योंकि सीधा थॉट प्रोसेस आएगा, 133% का रिटर्न, यानी भैया स्टॉक तो महंगा हो गया। यही तो कहानी आएगी ना, उसके अलावा तो कुछ दूसरा कहानी तो हो ही नहीं सकता है, सही ना? तो हम जब वैल्यूएशन एनालिसिस की तरफ नजर डालते हैं तो इंडस्ट्री का पीई है 25 पर, जबकि स्टॉक का पीई है सिर्फ 11 पर। डेट फ्री होने के साथ साथ 22.1% CAGR से लास्ट 5 साल में प्रॉफिट भी जनरेट किया है। और अगर कोई हमारे वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो आज से 3 महीने पहले हमने इस पे वीडियो भी बनाई थी। राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें तो एक PSU जिसका 75% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, बायो फर्टिलाइजर, केमिकल, अमोनियम नाइट्रेट मेल्ट, अमोनिया को प्रोड्यूस और प्रमोट करती है। अगर पी में देखें तो सस्ता है, पी क्या है स्टॉक का 21.9, इंडस्ट्री का क्या है 25, और प्रॉफिट ग्रोथ के टर्म में देखें तो 63% के CAGR से ग्रोथ दिखता है। ओवरऑल क्वार्टर्स में जो क्वार्टर्स हैं उसमें कंपनी ने अपने डेट को काफी कम किया है। वहीं पर अगर तीसरे स्टॉक की तरफ नजर डालें तो दीपक फर्टिलाइजर पे हमारा नाम आता है। कंपनी फर्टिलाइजर, एग्री सर्विसेज, बल्क केमिकल, माइनिंग केमिकल और रियल एस्टेट में ऑपरेट करती है। रेवेन्यू देखें तो 59% केमिकल से और 40% फर्टिलाइजर से और 1% रियल एस्टेट से आता है। तो रियल एस्टेट सिर्फ कहने का है, तो ये दिमाग में रखिएगा। पी के बेसिस पे देखें तो पी 13 पे और इंडस्ट्री पी 36.4 पर है। क्यों? अब कहोगे इसका पी कैसे चेंज हो गया? क्योंकि इसमें केमिकल भी घुस गया। ठीक है, ध्यान से। अगेन मिलियनर अर्निंग, तो जिन्होंने अभी तक लाइक में थोड़ा सा कंजूसी किया हो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ के टर्म में देखें तो कंपनी ने पिछले साल तक एक अच्छा ग्रोथ किया है, लेकिन ट्रेलिंग मंथ के नंबर थोड़े से हल्के हैं। फोर्थ स्टॉक पे आते हैं, मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है। केमिकल और फर्टिलाइजर जैसे यूरिया, DAP, SSP के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। पी वाइज अगर देखें तो काफी सस्ता है, पी है 5.67 का, इंडस्ट्री पी 25 का है। कंपनी अपने को डेट को लास्ट क्वार्टर में 29% से कम किया। अब यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में आप जाना तो आप जब फर्टिलाइजर कंपनी के हिस्ट्री पे जाओगे ना तो उनकी माली हालत बड़ी अच्छी आपको नहीं दिखेगी। ये जो भी सुधार दिख रहे हैं ना पिछले 3-4 सालों में दिख रहे हैं, दैट्स द बिग रीजन। ये जो FII वाले बेवकूफ नहीं होते, ये जो कहते हैं कि मोदी सरकार आएगी हम वापस से पैसे लगाएंगे और लगा रहे हैं वापस से, इन सब का नजरिया ये है। वापस से हो सकता है भी कमेंट में मुझे गालियां पड़े, मोदी जी के फेवर में आ गए। कंपनी ने अपने डेट को लास्ट क्वार्टर 29% से कम किया है। प्रॉफिट को देखा तो 5 साल में 17% के CAGR से ग्रोथ किया है। और 5वां है साउथर्न पेट्रो
पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉप लिमिटेड यूरिया और नाइट्रोजस केमिकल फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करती है। पी देखें तो 7.85 और इंडस्ट्री भी 25 का है। जहां एक साइड प्रॉफिट ग्रोथ किया है, वहीं दूसरी साइड सेल में थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन ओवरऑल ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि इनका ओपीएम काफी इंक्रीज हुआ है। पहले 2 से 3% का ओपीएम था जो अब 13% हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और अभी इसी पे एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने लर्निंग दी थी कि ओपीएम कितना इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए, और वो ओपीएम आपको किसी भी स्टॉक का बहुत तगड़ा राज बता सकता है कि कंपनी प्रॉफिट को घर ला भी रही है या नहीं ला रही है। तो वो रील देख लीजिएगा। तो ये देखो शेयर फर्टिलाइजर के, जहां पर हमने एक शॉर्ट एनालिसिस से ये समझाने की कोशिश की सरकार क्या कर रही है, वहां पर सस्ते शेयर एज पर क्या है, कैपेक्स की प्लानिंग क्यों है, सरकार कैपेक्स क्यों कर रही है। बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मोहब्बत दीजिए, और कौन सी सेक्टर एनालिसिस चाहते हैं कमेंट में बताते रहिए। थैंक यू सो मच।